हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शब्दार्थ विभेदक मपनी के बारे में आप बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें सैद्धांतिक पक्ष में आपको लिखना होगा कि शब्दार्थ विभेदक मपनी एक ऐसा मपनी है जिसे जो है ऑस्कुल्ड सूसी ऑफ टेर्नब्लुम ने 1959 द्वारा अर्थ विज्ञान में के क्षेत्र में का मापन करने के लिए बनाया गया था। इसके जो मुख्य विभिन्न प्रकार है वो मुख्यार्थ, स्वगुणार्थ और सहचर्य है। सहचर्य फ्री एसोसिएशन होता है। फ्री एसोसिएशन की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ पर जाकर समझ सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर इसकी व्याख्या करेंगे। इसकी जो व्याख्या है वह आप एज इट इज़ भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे परिभाषा आपको लिखनी है। परिभाषा लिखनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर सिमली चरण लिखने हैं। तो कैसे आपको करना है ये पूरा बेसिकली आपको समझाना होगा। आप चाहे तो ऐसे भी समझ सकते हैं, आप ऐसे एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। शब्दार्थ विभेदक मपनी सेंटिमेटिक डिफरेंशियल होता है, डिफरेंटल होता है, स्केल होता है। इसमें आपको सेंटिमेटिक डिफरेंस बताने होते हैं। और ये 7 रेटिंग होती है मपनी। इसको बेसिकली टेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये सारे टेस्ट है जो आपको मैं अभी बता रही हूँ। यहाँ पर मूल्यांकन शक्ति, क्रिया शक्ति पर ज़्यादा बल दिया जाता है। ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, आप जाकर इसको एक बार अच्छे से समझ सकते हैं। आप एज इट इज़ भी इसे लिख सकते हैं। फिर आता है शब्दार्थ विभेदक मपनी की उपयोगिताएं। तो शब्दार्थ विभेदक मपनी को हम सेंटिमेटिक डिफरेंटल स्केल भी कहते हैं। इसके एडवांटेज और परिसीमाएं दोनों चीज़ें आप एक साथ लिख सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई गई है, यहाँ पर इसकी विशेषताएं दी है, यहाँ पे इसकी परिसीमाएं दी है। परिसीमाएं मतलब एक लिमिटेशंस होती हैं, उनको परिसीमाएं कहा जाता है हिंदी में। फिर अध्याय और सारांश, जितना भी पूरा हमने थ्योरी लिखा है उसका आपको एक सारांश तैयार करना होगा पूरे पॉइंट वाइज में। जैसे कि शब्दार्थ विभेदक मपनी किसी व्यक्ति का किसी वस्तु के प्रति अर्थ को मापने की एक वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखना है शब्दार्थ विभेदक मपनी की कुछ शोध उपयोगिताएं भी हैं जिस प्रकाश पर डाला गया है। शब्दार्थ विभेदक मपनी के कुछ एडवांटेज तथा अलाभ भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। इसके हमने लाभ नहीं लिखे हैं। आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं। अगर आपको जितना भी मैटर मिल रहा है आप उतना लिख सकते हैं। यहाँ से आपका जो है क्रियात्मक पक्ष स्टार्ट हो जाता है, प्रैक्टिकल पक्ष स्टार्ट हो जाता है। और यही प्रैक्टिकल पक्ष आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपका ये पूरा जो टेस्ट है वो अच्छा माना जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर पूरे लिखना है कि विषय का नाम क्या है, क्या नाम रखना है, इसका पूरा मनोविज्ञान। पहले प्रयोग का नाम क्या है, प्रयोग का उद्देश्य क्या है। प्रयोग का उद्देश्य विभिन्न विषय के 3 संप्रत्ययों के बारे में इसमें आपको 3 संप्रत्यय देने होंगे। 3 आपको रेटिंग स्किल्स बनानी होती हैं। उसके जो ऑब्जेक्ट्स है वो भी आप स्कूल से ही ले सकते हैं, स्कूल से ऊपर नहीं ले सकते। यानी आपको स्कूल के अंदर का बैकग्राउंड के ही में लेना होगा। स्कूल के बाहर के बैकग्राउंड के लिए तो फिर अलग हो जाएगा टेस्ट, जैसे कि किसी बिजनेस के बारे में, किसी के व्यवहार के बारे में अगर है तो। लेकिन अगर आप एजुकेशन के फील्ड में कर रहे हैं तो आपको पूरा एजुकेशन बेसिक ही लेना होगा। जो आपका मेन मोटिव रहेगा वो आपका रहेगा एजुकेशन फील्ड। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका विषय का विवरण। विषय विवरण वो होता है जो सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, जिसके ऊपर आप कर रहे होते हो। तो इसमें टोटल आपको 10 बच्चे भी इसमें लेने हैं, इसमें 5 बच्चे लेने होते हैं, 5 बच्चे टोटल लेने होते हैं। फिर यहाँ पर आपको प्रयोगकर्ता का विवरण देना होता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है आपकी प्रारंभिक तैयारी क्या चल रही होती है। प्रारंभिक तैयारी में प्रारंभिक तैयारी निम्न प्रकार से होती है। प्रयोगशाला का वातावरण शांत रखना। बिना शांत वातावरण में आप इस प्रयोग को नहीं कर सकते, तो वातावरण आपको शांत ही रखना होगा। प्रयोगशाला कक्षा के प्रकाश वायु की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। विषय में के बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। आवश्यक सामग्री से पहले तैयार कर लेना चाहिए। सावधानियां क्या है, प्रयोग के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि विषय को स्वास्थ्य उत्तम हो। अस्वस्थ व्यक्ति के ऊपर आप इसे नहीं कर सकते हैं। निर्देश देने के पूर्व किसी भी प्रयोग के संबंधी सामग्री को देखने या खोलने की अनुमति नहीं है। आपने निर्देश दे दिया है उसके बाद ही आप खोल सकते हैं। अगर आपने निर्देश नहीं दिया तो उस सामग्री को नहीं ओपन कर
किया जा सकता। फिर आपकी जो वास्तविक प्रक्रिया रहेगी, यानी किस तरह से आप कर रहे हैं, ये बहुत मोटिव है, ये इसको हम समझ लेते हैं। तो सर्वप्रथम प्रयोगशाला का वातावरण पूर्ण रूप से प्रयोग के अनुसार बनाया गया था तथा इसमें उचित प्रकाश वायु की व्यवस्था की गई। विषय के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की जांच करने के लिए तत्पश्चात उन्हें विभिन्न संप्रदायों से सर्वाधिक प्रपत्र दिए गए और उन्हें भरने का निर्देश भी दिया गया। यह प्रपत्र छात्रों से भरवाए गए। छात्रों को से यह पत्र भरवाने के पश्चात उनसे वापस भी ले लिया गया। विषय को क्रमशः ABCDE के कोड को प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार के प्रत्येक विषय द्वारा अनुक्रिया को जोड़कर रॉ स्कोर की सहायता से उसका मध्यमान ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार तीनों प्रपत्र को प्रतिक्रिया की तालिका निर्माण किया गया। सभी रॉ स्कोर को मध्यमान के आधार पर तालिका के 4 का निर्माण किया गया है। मतलब इसमें तालिका और कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। उसके बाद ये 2 फॉर्मूले हैं जिससे कि आपके जो मानक हैं वो निकलेंगे, यानी रॉ स्कोर जो है वो निकलेंगे। फिर फर्स्ट आते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट में। तो ये जो है ये लिस्ट आपको बनानी पड़ती है। ये जो 3 लिस्ट है, यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट 1 लिया हुआ है स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट 2 लिया हुआ है टीचर एंड कॉन्सेप्ट 3 लिया है एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर आपको जो है ये बनानी पड़ेंगी रेटिंग स्किल्स। जैसे कि समझ लेते हैं आपको ये कैसे करना है। तो जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ऊपर आपको 7 6 5 4 3 2 1 दिया हुआ है और यहाँ पर एक आपको ऐसा लिखना होगा जो आपको उलट देना है, यानी आपको इधर अच्छा लिखना और इधर बुरा लिख देना है। लेकिन ये आपको ही पता रहेगा, जिस पर कर रहे होंगे वो उसको नहीं पता होगा। ठीक है, तो इसी के रेटिंग स्केल के बिहाफ पर आपको, जैसे कि यहाँ पर पहले बच्चे ने जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमें जो ए को हम ऐसे सब्जेक्ट मान लेते हैं। सब्जेक्ट ए ने जो रेटिंग स्केल भरी हुई है वो भरी है 3 5 1 2 4 3 7 6 1 एंड 2। तो यहाँ पर देखिए पूरी एग्जैक्टली ए की जो है वो हमने यहाँ पर मेंशन करी हुई है। 3 भरी हुई है उसने, तो लास्ट में 3 है। ठीक है, उससे पहले 1 दिया हुआ है उसने, उससे पहले उसने जो है कुछ और दिया हो, वो हम पूरा रेटिंग स्केल ए वाले का भर लेंगे। ए वाले के भरने के बाद फिर हमने नेक्स्ट बी वाले का भरा। तो इस तरह से पूरा हम निकाल लेंगे। जो टोटल आता है उसको हम 10 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमने 10 बच्चे दिए हैं। तो 35 का हो जाएगा, तो पॉइंट में आएगा 3.5। तो इसी तरह से आपको सारी स्केल्स बना लेनी है। एक टेबल आपकी ये बनेगी, उसी तरह से एक टेबल आपकी ये बनेगी। ठीक है, फिर हमारी जो 4 टेबल रहेगी वो भी ये सेम बनेगी। फिर ये वाली जो टेबल है इन सबका ये टोटल ऑन टोटल, जैसे कि हमारी ए वाली में आया था 35, तो हमने यहाँ पे दिखा हुआ है, देखिए ए वाले में 35 आया था टोटल, ए में 35 लिखा है। बी में आया था 39, सी में आया था 38, 42 एंड 40। तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट ए वाला। फिर इसका जो मीन आया था तो वो लिखा है। फिर कॉन्सेप्ट 2 का भी ऐसे ही लिखेंगे, कॉन्सेप्ट 3 का भी ऐसे ही लिखेंगे। ये आ गई हमारी टेबल 4। ठीक है, इसमें टोटल टेबलें बनती हैं। और फिर आता है कॉन्सेप्ट 2, तो हर बच्चे का अलग अलग निकालना होता है। तो इसमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है SADB, तो इसी के हिसाब पर हम अपनी जो वैल्यू है वो रख के और पूरा कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। तो जब तक कैलकुलेशन करना है सारे बच्चों का निकल आएगा, मतलब 10 आपको ये कॉन्सेप्ट हर बच्चे के उसमें निकालना होगा। तो कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा होती है और फॉर्मूला सिर्फ एक सिंपल सा रहता है, आपको करते करते फॉर्मूला रट जाएगा। ठीक है, तो इसकी कोई फिक्र की बात नहीं है। उसके बाद आपको एजुकेशन सिस्टम का निकाल लेना है। उसी तरह से आपको इसमें जो है टीचर कॉन्सेप्ट एजुकेशन सिस्टम का भी निकाल लेना है। टीचर कॉन्सेप्ट तो निकाल चुके हैं। जब आप सारा निकाल लेते हैं तो आपको उसकी एक टेबल बनानी होगी। जैसे कॉन्सेप्ट ए का बना लिया था हमने, कॉन्सेप्ट A1 था हमारा विद्यार्थी यानी स्टूडेंट। तो फिर हमने लिखा है कि किसका कौन सा ज्यादा है। तो पहले इस बी का हमने निकाला, ए का निकाला, ए का निकाला है, ए और बी का निकाला, फिर ए और सी का निकाला, ए और डी का निकाला, ए और ई का निकाला। फिर उसी तरह से कि हमने बी और सी का निकाला, बी और डी का निकाला, बी और ई का। एक कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवीजन नहीं करना होता है, यही चीज मेन चीज होती है इसमें। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन का ध्यान रखते हुए करना है।
और फिर उसके बाद जो है प्रमाणों की व्याख्या कर देनी है। व्याख्या आपको उसी बेस में करनी होगी जो आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। आपको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर शैक्षिक इसकी व्याख्या जो है थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ को, हर डिमेट्रिक्स को आपको इसमें बताना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे शैक्षिक निहितार्थ लिख देने हैं, निष्कर्ष लिख देना है। शैक्षिक निहितार्थ आपको 4 लिख देने हैं, 4 या 5 होने चाहिए। उसके बाद अगर आपने इंग्लिश की बुक ली है, जो आपने थियोरेटिकल पार्ट लिखा हो, उसकी आपको संदर्भ सूची ज़रूर लिखनी होगी। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में 3-4 आपकी संदर्भ सूची होनी चाहिए, और अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो 1 हिंदी का होना चाहिए, बाकी इंग्लिश के होने चाहिए, क्योंकि हर मैटर को आपको समझने के लिए हिंदी तो पॉसिबल है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इंग्लिश ही हो। मतलब इंग्लिश के अगर आप सारे दे देते हैं तो ये एक नेगेटिव पॉइंट रहता है कि आपने हिंदी की कॉपी नहीं पढ़ी। तो आपको एक हिंदी का भी देना है, इंग्लिश का भी देना है। अगर आप हिंदी का कर रहे हैं तो आपको बाकी हिंदी के देने हैं, लेकिन 2-3 इंग्लिश का भी डाल देना है। तो ये थी कुछ संदर्भ सूची। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जल्द से जल्द इस वीडियो को ज़्यादा से स्टूडेंट के पास शेयर करिए, जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।